के बिना बन नहीं सकते। मैंने कल भी कहा था कि आपका क्वेश्चन एस्केप सीक्वेंस से आने के चांस लगभग 0 है, लेकिन वेरिएबल से क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या शुरू करें क्या? तो साथ साथ दोहराइएगा। वेरिएबल एक डब्बा है जिसमें कोई वैल्यू डाल सकते हैं, और इस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज। बस ये है वेरिएबल। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आया? वेरिएबल एक डब्बा मान लो, बॉक्स मान लो, बर्तन मान लो, बैग मान लो। ये आपका जो बैग नहीं है वो एक वेरिएबल जैसा है जिसमें आप लोग कोई वैल्यू रख सकते हो, बाद में जब चाहो इसमें वैल्यू बदल सकते हो। बचपन में आपके बैग में क्या हुआ करता था? किताबें, 5वीं क्लास की, 6ठी क्लास की, 8वीं की, 10वीं की। अभी आपके पास किसकी किताबें हैं? बस ये एक डब्बा है जिसमें आपको वैल्यू रखनी है, और वैल्यू को क्या करना है? यूज करो, बदलो, जो आपकी इच्छा है वो करो। तो दोस्तों, किसी भी प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा टॉपिक वेरिएबल ही है। यहां से ही बड़े प्रोग्राम डिजाइन होते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों वेरिएबल। क्या शुरू कर रहे हैं? तो साथ साथ दोहराइए। वेरिएबल एक बोतल है जिसमें हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। 8 बजे से पहले कुछ भी, बाद में कुछ और। बस यही है वेरिएबल, कोई अलग चीज नहीं है। सिर्फ एक डब्बा है, बॉक्स है, बोतल है, बाल्टी है, कुछ भी मान लो। तो साथ साथ दोहराइए। वेरिएबल, वेरिएबल क्या एक, और डब्बे में क्या डालना है? तो मुझे बताइए, कंप्यूटर का वह हार्डवेयर जहां वैल्यू रखते हैं, कौन सा हार्डवेयर है जहां वैल्यू रखते हैं? मेमोरी है। क्या है? चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस ज्ञान पर। मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है? कोई एक जना, बाकी लोग भी जानना चाहते हैं आखिर ये दो शब्द का उपयोग कब कब करते हैं हम लोग। स्टोरेज, क्या स्टोरेज मेमोरी है या नहीं है? क्या हार्ड डिस्क मेमोरी है या नहीं है? ये देखो, बोलो। जिस तरह से पूरी दुनिया महादेव चलाते हैं, उसी तरह से पूरा कंप्यूटर कौन चलाता है? तो सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का महादेव। महादेव कहां विराजते हैं? क्या आपको ये कैलाश पर्वत दिख रहा है? कैलाश पर्वत सीधा है या उबड़ खाबड़ है? यह है कैलाश पर्वत उबड़ खाबड़। इसकी चोटी दिख रही है कैलाश पर्वत की? इस चोटी का नाम है रजिस्टर। क्या नाम है? इसका नाम है कैश। क्या है? अगला नाम क्या है? प्राइमरी, जिसमें क्या क्या है? और फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या आती है? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फलाना ढिमका, पूछड़ा। ये सारी की सारी मेमोरी है। क्या है ये? सावधानी से सुनिएगा, बोलिए। कंप्यूटर का हर वह भाग जो डेटा स्टोर करता है क्या कहलाता है? मेमोरी। क्या कहलाता है? बोलिए। लास्ट वाली मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को ही क्या कहा जाता है? स्टोरेज। तो स्टोरेज कोई अलग चीज नहीं है। स्टोरेज एक फालतू का नाम है। सही नाम है सेकेंड मेमोरी, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव इत्यादि कहते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आई? तो हमारे कंप्यूटर में सब कुछ क्या है? मेमोरीज। ये क्वेश्चन पटवारी 2016 में एग्जाम में आया था
कि कंप्यूटर का वह भाग जो डाटा को स्टोर करने में सक्षम है क्या रहता है, मेमोरी। और वह मेमोरी, ठीक है ना, जिसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आती है, जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टोरेज। चलो, स्टोरेज कैसा होता है, टेम्परेरी या परमानेंट? जैसे कि हार्ड डिस्क, जैसे कि पेन ड्राइव। तो टांग खींची जाए, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा, क्या पेन ड्राइव परमानेंट है? क्या पेन ड्राइव परमानेंट स्टोरेज है या नहीं है? हाथ उठाइए अगर आपको लगता है ये परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट का मतलब है इसमें मैं अगर मूवी रखूं तो मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। परमानेंट का मतलब है कि एक बार जो आ गया सो आ गया, फिर वो कभी नहीं हटेगा। तो क्या आप लोग पेन ड्राइव से मूवी हटा सकते हो? आप मुझे बताइए, देखो ध्यान से सुनना, परमानेंट का मतलब है कि जो आ गया सो आ गया, अब वो कभी नहीं हटेगा। और आपने कहा कि पेन ड्राइव क्या है, परमानेंट। और हम लोग जानते हैं कि पेन ड्राइव से मूवी हटती है, हाँ या ना? क्या ये दोनों बातें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही? तो ध्यान से सुनना मेरी शब्दों को, बोलो, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इनमें अगर कोई डेटा आया तो पहले वो फोन उठा लो जो बज रहा है। किसका बज रहा है? ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी मेमोरी में डेटा आया और वो मेमोरी परमानेंट है, तो आप चाहे कुछ भी उखाड़ लो, वो डाटा कभी नहीं उड़ेगा। तो आप कहते हो डिलीट करने का मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये है पेन ड्राइव, क्या है ये? या ये मैं मान लेता हूं हार्ड डिस्क है, क्या है ये? मानना क्या, मैं दिखा देता हूं, ये है हार्ड डिस्क। अच्छे से समझिएगा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। वैसे मैं पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन आज यूं जज गई तो बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है? अरे लल्ला, मुझे बताइए, क्या आपको ये फोल्डर दिख रहा है? ये परमानेंट है। जब कोई भी डेटा रखा जाता है, जब कोई भी डेटा, तो डेटा को रखने के बाद उसका पाथ जो होता है, उसका जो लिंक होता है, वो ओएस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जब हम लोग कोई चीज डिलीट करते हैं तो दोस्तों वो डाटा डिलीट नहीं होता, वो लिंक डिलीट होता है। वो क्या होता है? डिलीट पाथ। अगर आपके पेन ड्राइव में कोई मूवी है तो वो मूवी डिलीट नहीं हो रही, मूवी का जो पाथ है वो डिलीट होता है। अगर आपकी मूवी अगर डिलीट हो भी गई है तो मुझे दे दीजिएगा, मेरे पास रिकवरी सॉफ्टवेयर है, मैं आपकी मूवी को वापस रिट्राइव कर सकता हूं, वापस ले निकाल सकता हूं। क्या कभी आपने सुना रिकवरी? ध्यान से सुनना, तो मान लो कि ये हार्ड डिस्क है या पेन ड्राइव है, कोई भी स्टोरेज है ना, मान लो इसमें डेटा पड़ा हुआ है। कितने डेटा डाल दिए मैंने? ए बी सी डी। और इन चारों का एक लिंक होता है। क्या हो? इन चारों का एक लिंक होता है। या ए का लिंक है, बी का लिंक है, सी का लिंक है, डी का लिंक है। जब हम लोग मान लो ए को डिलीट करते हैं तो ए यहां से हटता नहीं है, केवल उसका लिंक हट जाता है। अब ये जो जगह है ये कहलाती है गार्बेज। क्या कहलाती है ना? फिर हमने क्या कर दिया, बी को भी डिलीट कर दिया, तो बी कभी हट नहीं सकता क्योंकि परमानेंट स्टोरेज है, तो हमने केवल क्या डिलीट करना था, तो ये वाली चीज किस में ऐड हो जाएगी? गार्बेज। किस में ऐड हो जाएगी? तो अब जस्ट मैंने दोनों डिलीट किए अभी के अभी 10 सेकंड पहले। अब मुझे अगर आप बोलो तो मैं दोनों को दोनों रिकवर कर सकता हूं 100%। पर मान लो कि 5 साल हो गए, क्या हो गए? 5 साल पहले हमने हटाया था और 5 साल बाद में हमने कुछ डाला भी तो होगा। तो मान लो कोई नया डाटा ई है, क्या है? कोई नया डाटा ई को मैंने यहां डाल दिया, तो वो होता है अवर राइट। क्या होता है वो? अवर राइट हो गया। तो ई का लिंक यहां आ गया। अब आप चाहकर भी बी को रिकवर नहीं कर सकते।
तो जब हम लोग रिकवरी करते हैं तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कोई चीज गलती से उड़ गई तो उसके बाद में हार्ड डिस्क को कभी मत यूज करो, क्योंकि अगर वो डाटा कभी ओवरराइट हो गया, क्योंकि वो गार्बेज मान के कंप्यूटर तो उसके ऊपर कुछ भी रख देगा। अगर मान लो कि आधा रखा, ये पूरा बी था और इतने में ई आ गया, कितना आ गया, तो जब आप रिकवरी करते हो तो कभी कभी आपकी फोटो, आपका वीडियो आधा ही रिकवर होता है। वो निर्भर करता है कि उस पर डेटा आया कि नहीं आया। अब पूछिए क्या पूछना चाह रहे हो। रिकवरी नहीं हो पाएगा अगर उसके ऊपर डाटा आ गया। तो साथ साथ बोलिए, सेकेंडरी स्टोरेज, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज कहलाती है, और सबके सब क्या होते हैं। तो अगर कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर अपना कोई डेटा यहां बनाता है, यहां रखता है, तो वो दोस्तों चाह कर भी उसको यूज हटा नहीं पाएगा वो। इसलिए हम लोग चाह कर भी इसमें कभी भी वेरिएबल नहीं बनाएंगे। ये तो वैसे आउट हो गया हमारे पास। अब बताइए कितना ऑप्शन बचा हुआ है। 3 ऑप्शन बचे हैं, इसमें से रोम की बात करते हैं। बताइए रोम टेम्परेरी है या परमानेंट है? पक्का 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 टेम्परेरी है। रोम की फुल फॉर्म क्या है? क्या रोम के अंदर लिखने का फैसिलिटी है या नहीं है? नहीं है या नहीं है? आपके ही टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं। आपने कहा रोम, क्या आपने कभी रोम के प्रकार सुने हैं? ई का मतलब क्या होता है? क्या आप डाटा हटा सकते हैं? क्या वापस डाटा हटाओगे तो लिख सकते हो? तो किसने कहा कि रोम में लिखा नहीं जा सकता? किताबों में भी लिखा है कि रोम में लिखा नहीं जा सकता। अगर नहीं लिखा जा सकता तो फिर ये क्या है? इसमें सब में लिख सकते हैं हम लोग, हाँ है ना? आप, अरे नहीं, किताब भी बताए, किताब भी क्यों ना बताए, आप खुद सोचिए। और आपने सबने ये टाइप पढ़े होंगे, कम से कम 3 तो जरूर पढ़ते हैं आप लोग। 4 ही पढ़े? फ्लैश अलग होती है, लल्ला बोल लो, डबल लिपी रोम को ही फ्लैश कहते हैं, कोई अलग नहीं, वो इसी का नाम फ्लैश है। क्या कभी किसी ने डबल लिपी रोम देखी है? यस, पेन ड्राइव को डबल लिपी रोम कहते हैं। वापस ध्यान से सुनना, बहुत सावधानी से सुनना। रोम में लिखा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, हाँ है ना? रोम जो है दोस्तों, आपने ये तीनों का नाम जरूर सुना होगा या चारों का सुना होगा। मेरे पीसी में रोम लगी हुई है, क्या आप लोग जानते हो? कंप्यूटर में रोम लगती है? तो आप बस बता दीजिए कौन सी रोम लगाई गई है। भाई रोम के कितने प्रकार हैं? और हम लोग कहते हैं हमारे कंप्यूटर में रोम होती है, हाँ है ना? क्या आपके मोबाइल में रोम है? सबके रोम है? रोम होगी 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 और 1024 GB। रुक जाओ, यहां जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सबके फोन में रैम भी है। और जब आपको रोम को टाइप पढ़ाए गए तो आपको बस इतना सब पूछना था, मेरे मोबाइल में रोम है, वो इनमें से कौन सी वाली है? चलिए बोलो, रोम परमानेंट है। यहां पर हम लोग नहीं बना सकते वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल बना दिया तो उसकी वैल्यू कैसे बदलोगे आप, हाँ है ना? तो मैं आपको वेरिएबल पढ़ा रहा हूं। बोलो, वेरिएबल एक डब्बा है जिसमें कोई वैल्यू डाले, बाद में चेंज कर ले, तो चेंज तभी होगी जब वो कहां बने, ऐसी जगह जो टेम्परेरी हो, हाँ है ना? इन दोनों जगह पर वेरिएबल नहीं बनेंगे। अब बताओ क्या क्या बचा हुआ है? अब बताइए और किसको काटना बाकी रह गया है? मुझे एक जगह और काटनी पड़ेगी, 1 2 3 में से, जहां पर मैं कभी भी वेरिएबल नहीं बना सकता।
कैश में कभी भी डेटा नहीं जाता, कैश में केवल जाता है लिंक। क्या जाता है? अब बची क्या जगह? तो साथ साथ बोलिए, वेरिएबल एक वेरिएबल मेमोरी में एक जगह है, मेमोरी में एक जगह है जहां पर वैल्यू रखी जाती है, वैल्यू रखी, और इस वैल्यू को प्रोग्राम चलने के दौरान, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान बदला जा सकता है। तो एक ऐसे डब्बे की कल्पना करो जिसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है, आप जब चाहो उस वैल्यू को बदल सकते हो। यही है वेरिएबल। यही क्या है दोस्त? वेरिएबल। वापस बोल लो, वेरिएबल क्या है? मेमोरी में एक जगह है। अब कौन सी मेमोरी में जगह है? तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर केवल दो ही मेमोरी हो सकती है, रजिस्टर एंड रैम। हार्ड डिस्क में कभी भी वेरिएबल नहीं बनते, ठीक है ना? तो दो ही मेमोरी में वेरिएबल बनाने की क्षमता होती है। वेरिएबल कुछ नहीं है, जगह है जहां पर आपको वैल्यू पटकनी है, और कहीं भी आपको वैल्यू पटकनी है तो आपको मेमोरी तो चाहिए होगी। कौन सी मेमोरी है जहां पर हम लोग वेरिएबल बनाकर वैल्यू पटक सकते हैं? रजिस्टर और रैम। क्या यहां तक ओके हैं दोस्त? पक्का? लिख डालिए। कई लोग कहते हैं कि ये कंटेनर है। कंटेनर समझते हैं आप लोग? तो हाँ, डब्बा ही तो है, ये कंटेनर है। कई लोग जो है इसको राजस्थानी भाषा में कहते हैं पिपा है। अपन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे बोलिएगा रजिस्टर में बनाना तो मैं रजिस्टर में बनाऊंगा, आप लोग बोलेंगे रैम में बनाता हूं, रैम में बनाऊंगा। आपकी अपनी इच्छा पर चलता है प्रोग्राम। कंपाइलर डिसाइड नहीं करेगा, हम लोग तय करेंगे कि हमारा वेरिएबल कहां बनना चाहिए। और अगला क्वेश्चन आपका यह भी होना चाहिए कि सर फायदा क्या मिलेगा अगर मैं इसको रैम में बनाऊं या रजिस्टर में बनाऊं? बिल्कुल सही है। पर अगर इतना ही फास्ट चलता है तो हर किताब में रजिस्टर क्यों नहीं दे रखा है? स्पेस का लफड़ा नहीं है। नहीं, आगे और चर्चा करेंगे इस पर कि सर रजिस्टर इतना ही अच्छा है तो हर किताब में रजिस्टर का एग्जाम्पल क्यों नहीं है? दोस्त, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उसको प्रैक्टिकली समझिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कंप्यूटर साइंस का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप प्रैक्टिकली समझ नहीं सकते, चाहे वो एसएडी सेट भी क्यों ना हो। सेट शुरू होगी क्या? उसमें टोटल कहानियां आएंगी, पर मेरा विश्वास रखिएगा उसको पढ़ने का अगर तरीका ऐसा है कि आपको सब कुछ पता रहे। मुझे पता है आप लोग 150 रुपये दे दोगे लेकिन नहीं दोस्त, मेरा सिलेबस खुद इतना बड़ा है कि जब तक मेरा सिलेबस खत्म होगा बाकी वाले सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। चलिए, तो साथ साथ दोहराइएगा कि वेरिएबल क्या है? मेमोरी में एक जगह जहां पर कोई वैल्यू रख सकते हैं और इस वैल्यू को प्रोग्राम चलने के दौरान बदला जा सकता है। क्या यहां तक ठीक है? चलिए, अब है क्वेश्चन कि सब ये वेरिएबल जो है ये क्यों लिया गया, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, कहां जरूरत पड़ी? क्या देख ले इस कॉन्सेप्ट की जरूरत कहां पड़ती है हमें? तो छोटा सा प्रोग्राम है, उसको आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी नीड क्यों है।
चलिए दोस्तों, बोलना शुरू करें। क्या मैंने जो लिखा है वो परफेक्ट है या गड़बड़ है? मान लीजिए आपको कहीं से पता चल गया कि मेरा अवतार हुआ है और आप मेरे पास में आए और आपने मुझे कहा कि सब कैलकुलेटर बनाना है। क्या बनाना है? मैंने कहा 1 लाख रुपए लगेगा। आपने कहा ठीक है दे देंगे, और मैंने आपको कैलकुलेटर बनाकर दे दिया ऐसा। क्या दे दिया? कैलकुलेटर बनाकर दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया बनाकर। अब जैसे ही आप लोग इस कैलकुलेटर को चलाओगे, क्या करोगे? कैलकुलेटर को चलाओगे तो आंसर क्या आ गया? अगर मैं दोबारा चला रहा हूं तो कितना आ रहा है? अगर 10 बार चलाऊं तो आंसर कितना आएगा? तो आप भी कहोगे क्या ऐसा कैसा अवतार लिया है कि कैलकुलेटर पहले ही आंसर दे रहा है 5? आप क्या चाहते हो? एक ऐसा कैलकुलेटर जिसमें आंसर पहले से तय हो, या आपसे वैल्यू पूछे? आपसे मतलब हमसे पूछे, यूं बोलो। किससे पूछे? क्या ये प्रोग्राम आपसे कोई वैल्यू पूछ रहा है? तो ये प्रोग्राम माना जाता है रिजिड, कठोर। ये प्रोग्राम वास्तव के जीवन में कुछ काम का नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम का तात्पर्य है कि पहले वो आपसे वैल्यू मांगे और उस पर काम करे। हाँ या ना? एटीएम मशीन गए हो, एटीएम मशीन में क्या शक्ल देखते पैसे निकल जाते हैं कि भाई थे तो 2 से निकलेंगे? पहले वो हमसे वैल्यू मांगेगा कि भैया तू मैंने अमाउंट एंटर कर कितना है? 150। एटीएम के अंदर 150 निकलते नहीं है, 100 की मल्टीपल में निकलता। कौन था ये? पूरा एटीएम का वो वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। एटीएम में हमेशा 100 के मल्टीपल में निकलते हैं। तो आपने अभी जो प्रोग्राम देखा दोस्तों, उस प्रोग्राम एक बहुत बड़ी कमी थी कि ये जो प्रोग्राम था, ठीक है, आपका प्रोग्राम बिना यूजर से पूछे हुए वैल्यू दे रहा था। अच्छी बात या गंदी बात? हम हमेशा चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो हमसे वैल्यू मांगे, है ना, और हमारी जो वैल्यू है उस पर वो काम करके हमें वापस क्या लौटाए? रिजल्ट। यही तो चाहते हैं हम लोग। तो जब हम लोग वैल्यू देंगे तो क्या वैल्यू को यहां पकड़ा जाएगा? जब मैं प्रोग्राम को वैल्यू दूंगा तो प्रोग्राम मेरा वैल्यू पकड़ेगा? हाँ या ना? अगर मैं इनको पेन दे रहा हूं, इनको मैं गिफ्ट दे रहा हूं, तो क्या ये पकड़ेंगे? तभी तो काम कर पाएंगे। नहीं है तो मुंह फेंक के चले गए तो चले गए, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पर आप कहते नहीं सर मैं पकड़ दूंगा, तो ये पकड़ेंगे तभी तो काम बनेगा। क्रिकेट मैच देखा है, अगर बॉल आ रही है तो फिल्टर को क्या करना पड़ता है? पकड़ना पड़ता। तो अगर मैं कोई वैल्यू दूं प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम का पहला काम क्या है? पकड़ो। और जहां पकड़ेंगे उसी जगह को क्या कहते हैं? अभी जो प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया उसमें हमारे पास वेरिएबल थे नहीं, तो हम लोग ना तो वैल्यू दे पा रहे हैं, ना वो पकड़ पा रहा, ना वो हमारी वैल्यू पर काम कर रहा। वो तो फिक्स हो गया कि 2 + 3 करेगा तो 5 ही देगा। तो बताइए, वेरिएबल के बिना प्रोग्राम ज्यादा अच्छा बनता है या वेरिएबल के साथ? अगर वेरिएबल के साथ बनाओगे तो फायदा क्या मिलेगा? यूजर से बातचीत कर पाओगे, है ना? इसे कहते हैं यूजर इंटरेक्टिव प्रोग्राम। क्या कहते हैं? तो अगर कोई मुझसे पूछे यूजेस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का उपयोग क्यों करते हैं, तो मैं हमेशा लिखता हूं किसके लिए करते हैं? यूजर इंटरेक्टिव प्रोग्राम। बोलो, ऐसे प्रोग्राम जो यूजर से इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे। बातें करने का मतलब ये नहीं कि गप्पे मारना, बातें करने का मतलब है कि वैल्यू लो और आंसर दो। तो दुनिया का हर सॉफ्टवेयर ऐसे ही काम करता है। देख लो आप, पेट्रोल पंप मशीन पर जब गए हो तो क्या पहले से तय है कि वहां से कितना पेट्रोल निकलेगा? वो हमसे एक वैल्यू मांगता है। मान लो भाव अभी 100 रुपए चल रहा है और आपने 500 का नोट पकड़ाया, तो बताइए कितने लीटर पेट्रोल निकलेगा? अगर 200 पकड़ाया होता तो जो वैल्यू आप लोग दोगे उसके हिसाब से मशीन काम करेगी। यस या नो? एटीएम भी हमारे हिसाब से काम करता है। तो क्या आपको यूजर इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनाने की शुरुआत कहां से होती है? वेरिएबल से। ताकि यूजर कोई वैल्यू फेंके, ये पकड़ेगा वेरिएबल, और हमारा जो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम बोले तो फंक्शन, इसी वेरिएबल के साथ काम करेगा और इससे एक आंसर बना देगा, और वापस आंसर किसको लौटा देंगे हम लोग? तो किसी भी प्रोग्राम के केवल 2 ही भाग होते हैं, फंक्शन और वेरिएबल। वेरिएबल डाटा पकड़ता है और फंक्शन उस पर काम करता है। है ना? जैसे हर गाड़ी के 2 ही भाग होते हैं मुख्य, एक तो इंजन, एक टंकी पेट्रोल वाली। तो पेट्रोल वाली टंकी पेट्रोल को पकड़ती है, फिर धीरे धीरे पेट्रोल पर वो इंजन काम करना शुरू करता है। वैसे ही सारा काम करता कौन है? फंक्शन। और फंक्शन काम करते किस पर है? वेरिएबल पर। और वेरिएबल में वैल्यू कौन डालेंगे? हम लोग। क्या आपको वेरिएबल का लॉजिक समझ में आ गया? लिख डालिए।
जितने दोस्त ऑनलाइन बैठे, किसी प्रकार का डाउट मत रखना, क्योंकि ये अगर आप लोग सीख गए दोस्त, तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर कोई भी बंदा जो एक्सपीरियंस रखता है किसी भी फील्ड का, आईटी फील्ड का स्पेशली, तो वो जानता है कि बिना वेरिएबल का कुछ हो नहीं सकता कोडिंग के अंदर। वेरिएबल तो लेने पड़ेंगे, और वेरिएबल बनाने नहीं आते, सबसे बड़ी दिक्कत यही हमें। ध्यान से सुनिए जो लोग और बाद में आए। वेरिएबल एक डब्बा है दोस्तों, अगर हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल नहीं है तो क्या यूजर कोई अपनी वैल्यू दे पाएगा? हाँ या ना? तो हम लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जहां यूजर वैल्यू दे, और जो यूजर वैल्यू देगा उस वैल्यू पर हमारा प्रोग्राम या फंक्शन काम करेगा। हाँ है ना? तो ये एक डब्बा बनाना पड़ेगा, और यूजर जब भी वैल्यू देता है वो वैल्यू इस डब्बे में जाएगी, ये काम करेगा, एक आंसर बनेगा, और आंसर वापस किसको लौटा देंगे? यूजर को। अगर यहां से मैं डब्बा हटा दूं तो यूजर अपनी वैल्यू देगा किसमें, डालेगा किसमें, और डाल नहीं पाएगा तो यूजर से प्रोग्राम बात नहीं करेगा। तो आप लोग बोर्ड पर देखकर बता सकते हो, आपके सामने जो प्रोग्राम है इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, तो क्या यह प्रोग्राम हमसे वैल्यू मांगेगा? क्या हमारे हिसाब से काम करेगा? क्या हमारे हिसाब से आउटपुट देगा? ये तो फिक्स है, इस प्रोग्राम को चाहे हजारों बार चला लो, ये आंसर 5 ही देने वाला है। तो ये प्रोग्राम अच्छा है या बहुत बुरा है? बहुत बुरा है। क्या यहां तक ठीक है? अब हम लोग चलते हैं वेरिएबल को बनाने के लिए। पहले मुझे बताइए, शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, हाँ है ना? खाने खाने के 3 तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा। खाना मतलब निगलना, यह हमारा मुख्य काम है। दूसरा है प्लेट। प्लेट लिखना नहीं आता, इंग्लिश में लिख दूं मैं? बता सकते हो सही सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले खाना बनेगा, फिर क्या करना है? फिर उसको क्या करना है? निगलना है। तो हम जब शादियों में जाते हैं तो हम लोग यही कहते हैं, हम खाना खाने ही जा रहे हैं, हमें रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता कि फेरे किसके हो रहे हैं, हम तो जानते वैसे बर्बाद है वो तो हो गया, तो अपन तो खा ले। तो कुछ लोग होते हैं जो पहले ही पहुंच जाते हैं, शादी शाम को 6 बजे होने वाली है, खाना 6 बजे शुरू होगा, वो 2 बजे पहुंच जाते हैं, खाना बने ही नहीं, तो आप लोग कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो पहले खाना बनने दे, फिर उसको पहले प्लेट में ले, सीधा उसमें कढ़ाई में मत कूद जाओ पहले प्लेट में ले, और फिर क्या करें? खा लो। यही तो 3 स्टेप करने हैं। चाय की मैं बात करूं, चाय पीना, कप में डालना और बनाना, सबसे पहले काम क्या होगा? फिर बस यही 3 काम वेरिएबल के लिए करने हैं। तो अगर पूरा चैप्टर को मैं समराइज करूं कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, तो बताइए सबसे पहला काम क्या करेंगे? वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे या बनाएंगे? तो सबसे पहला काम है वेरिएबल बनाना, ये बना लेंगे। फिर दूसरा काम क्या करेंगे? वैल्यू डालना, इस वेरिएबल में क्या डालेंगे? और तीसरा क्या है? यूज में लेना, अपने हिसाब से काम में लेंगे। तो 3 ही तो करने हैं। अगर आपने वेरिएबल बनाया नहीं, वैल्यू डाली नहीं, तो ये क्या दे देगा? एरर। तो सबसे पहले क्या बनाओ? वेरिएबल, उसमें फिर क्या करो? वैल्यू डालो, और वैल्यू डालने के बाद उसको जैसा इच्छा हो वैसा काम में ले लो। तो बताइए वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा करना है? वेरिएबल बनाना। साथ साथ बोलो, वेरिएबल बनाने को
वेरिएबल बनाने को डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहा जाता है। आम भाषा में बोले तो वेरिएबल को बनाना। अब ये वेरिएबल बनता कैसे, कहां बनता है? हार्ड डिस्क में बनता है या रैम में? रजिस्टर में बनता है या रोम में? कैश में बनेगा या नहीं बनेगा? तो बनता कहां वो आपको पता है, ठीक है ना। अब बनता कैसे वो ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए छोटी सी कल्पना करिए। मान लेता हूं कि मुझे कुछ बनवाना है आप लोगों से, कोई बिल्डिंग बनवानी है, और आप लोगों को मैंने दुनिया के अलग अलग कोने से बुलाया है। जहां तक मुझे कुछ शक्लें दिख रही है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दोस्त अमेरिका से आए हैं और कुछ साउथ अफ्रीका से आए। आप लोग बड़े बड़े आर्किटेक्चर, आपने बहुत कुछ बनाया है। अब आप लोग आए हो मेरे पास में और आपने मुझे कहा कि साहब क्या करना, मेरे को बनाना है। तो आप लोग बनाना शुरू करोगे या पहले मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे? क्या क्वेश्चन पूछोगे? कैसी प्रॉपर्टी बनानी है, है ना, कि साहब एग्रीकल्चर वाला है या फिर कोई रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, ये तो पूछोगे ना आप लोग। तो पहले तो आपको यही, जब आप वेरिएबल बनाना चाहते हो तो आपसे पूछेगा किस तरह का वेरिएबल बनाना चाहते हो। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा टाइप। क्या पूछेगा? टाइप पूछेगा, साहब किस तरह का वेरिएबल बनाना चाहते हो। अगर मैं आपको नहीं बताऊं कि कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है या रेजिडेंशियल बनाना है तो आप लोग शायद बना भी नहीं पाओगे। फिर और क्या पूछोगे मुझसे? कहां, लोकेशन क्या है सर, आपके पास तो 4 प्लॉट पड़े हैं, तो कहां बनाना है? जयपुर वाले प्लॉट पे बनाना है, जोधपुर वाले प्लॉट पे बनाना है? जो प्लॉट बनाना है वो दिखा तो कैसे बनाना है ना। तो आप मुझसे क्या पूछोगे? लोकेशन। तो एक हमें लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो हमारे पास में कितनी जगह है वेरिएबल बनाने के लिए? तो हमें लोकेशन बतानी पड़ेगी। रजिस्टर में बनाना है या बिना लोकेशन बताए काम तो नहीं बनेगा। तो लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी कि आपका वेरिएबल किस मेमोरी में बनने वाला है। और क्या पूछोगे आप मुझसे? साइज पूछोगे। तो साइज और टाइप एक साथ बताए जाएंगे। ये मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि इस तरह का बनाना है और इस साइज का बनाना है। और क्या पूछोगे आप मुझसे? हाँ जी, पैसा कितना दोगे, मेन तो वही है। नहीं, बजट तो बाद में होगा, पहले आप सब कुछ पूछ लो। बजट मैं नहीं दूंगा, आप दोगे। आप कहोगे सब ये चीज बनानी तो इतना बजट लगेगा, वो चीज बनानी तो इतना बजट लगेगा। डिजाइन क्या है? डिजाइन। तो इसी तरह से जब वेरिएबल बनाएंगे, है ना, तो फिर हमारे पास में हमें कुछ जानकारी देनी पड़ेगी, हाँ या ना। और ये जानकारी हम लोग किसको देंगे? ध्यान से सुनिएगा। फिर फंडामेंटल की तरफ चलना पड़ेगा अपन को। बताइए, हमारे कंप्यूटर में 2 ही भाग होते हैं, हार्डवेयर और, तो बताइए रैम क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर चलाने का अधिकार किसके पास है? कौन से सॉफ्टवेयर के पास? ओएस के पास। यह है ओएस। और यहां है हमारा प्रोग्राम। क्या है दोस्तों? हमारा। तो बताइए, वेरिएबल बनाने की क्षमता किसके पास में है? ओएस के पास। किसके पास? यही है जो हार्डवेयर चला सकता है। तो प्रोग्राम एक रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? ओएस को। हाथ जोड़ेगा कि ओएस के, हाँ भाई, कि भाई मेरे लिए एक वेरिएबल बना दे। क्या बना दे? फिर ओएस कहेगा ठीक है भाई, वेरिएबल बना तो दूंगा, पर किस तरह का बनाना है? तो आप कहेगा भाई मुझे ऐसा ऐसा बनवाना है, यहां बनवाना है, लोकेशन 2 है अपने पास में, तो ये लोकेशन पर बनवाना है। क्योंकि हार्डवेयर को चलाने का अधिकार केवल किसको दे रखा है? ओएस को दे रखा है कंप्यूटर में। तो आपका प्रोग्राम सीधा जाकर हार्डवेयर से बातचीत नहीं करेगा, वो ओएस के थ्रू बातचीत करेगा। इसीलिए बताइए, हार्डवेयर और हमारे प्रोग्राम के बीच बिचौलिया कौन है? और ओएस को बिचौलिया होने के कारण क्या कहा जाता है? कंसोल। यही वो काली स्क्रीन है जो आपके वेरिएबल बनाने में जिम्मेदार निभाती है, ओएस, है ना। तो कंपाइलर जो है हमारा यही होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर ही कंपाइलर है। कंपाइलर इसको रिक्वेस्ट भेजता है, हम जो भी लिखते हैं कंपाइलर उसको चेक करता है, ट्रांसलेट करता है, ओएस को पकड़ा देता है, ओएस भी उसके हिसाब से काम करता है। मान लो किताबों की दुकानें दुनिया भर की है यहाँ आसपास, आप लोगों के पास बाइक वगैरह है, मेरे पास मान लो कि नहीं है, तो मैंने किसी को कहा कि भाई मेरे लिए किताब लानी है, तो वो है ओएस, मैं हूं ये, और वो है किताबों की दुकान। तो वो स्टूडेंट मुझसे जरूर पूछेगा साहब कौन सी किताब लानी है,
कब लाऊं मैं, आज लाऊं कल लाऊं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? वो 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, इसके हिसाब से वो जाकर किताब लेके आएगा। किताब लाने के बाद में वो मुझे इन्फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर कंपाइलर या प्रोग्राम ने ओएस को बोला कि ओएस वेरिएबल बना, तो ओएस ने वेरिएबल बना दिया, तो क्या वापस प्रोग्राम को रिप्लाई करना जरूरी है? यस। नहीं तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि भाई वेरिएबल बना है कि नहीं बना है? तो यहां से मैं आपको पहले ये चीज सिखाता हूं कि हम लोग लिखते क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में प्रोसेस कैसा होगा आगे जाकर। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, तो साथ साथ बोलिए, किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए, किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए 5 जानकारी दी जाती है। इसी जानकारी को क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है तो एक लाइन ही है, और हर लाइनों के पीछे क्या आता है? सेमीकोलन। तो वेरिएबल बनाने के लिए कितनी जानकारी देंगे? 5। सबसे पहले जानकारी दी जाती है वेरिएबल का नाम। क्या दिया जाता है? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल ले सकता हूं, 1, 2, 1000 या अपनी इच्छा अनुसार, तो पता तो चले कि किसमें वैल्यू कौन सी है, हाँ है ना? तो हर वेरिएबल को एक नाम देना पड़ेगा। फिर हमें देना पड़ेगा डेटा टाइप। क्या देना पड़ेगा? फिर हमें देना पड़ेगा स्टोरेज क्लास। क्या देना पड़ेगा? फिर हमें देना पड़ेगा साइन स्पेसिफायर। क्या देना पड़ेगा? फिर होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या आती है? अतिरिक्त जानकारी। बोलो, ये वाला भाग क्या है? लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, ये नहीं लिखा तो चल जाएगा, लेकिन ये चारों के चारों लिखना बहुत ही जरूरी है। ये सब के सब क्या है? कंपलसरी है। तो मैं ऊपर लिख देता हूं कि ये भाग कैसा है? ऑप्शनल। तो जब तक मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी मैं छोड़ के चलूंगा, और लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मुझे 4 भाग तो लिखने ही पड़ेंगे, ये कंपलसरी होते हैं। तो बताइए, वेरिएबल बनाने के लिए कितने भाग चाहिए? 5 भाग। कम से कम कितने जरूरी है? 4। कौन कौन से 4? नेम, स्टोरेज। याद कर लो दोस्त, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा का सीधा स्टोरेज क्लास से बनेगा। कहां से बनेगा? स्टोरेज क्लास से बनेगा, या फिर बनेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन से। तो एक बार अच्छे से याद होना चाहिए कि वेरिएबल बनाने के लिए कितनी जानकारी कम से कम मुझे जरूरत पड़ेगी? 4। पहली जानकारी क्या है? अब मुझे बताइए, वेरिएबल का कितने वेरिएबल हो सकते हैं प्रोग्राम में? कितने हमारी इच्छा अनुसार हो सकते हैं। तो हर वेरिएबल को एक देना पड़ेगा नाम। क्या देना पड़ेगा? तो बताइए, नाम हम लोग देंगे या कंपाइलर देगा? हम देंगे, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं ना, तो हम लोग नाम देंगे। और कोई चीज हम लोग लिखना चाहते, बनाना चाहते हो, नाम चाहिए, तो नाम के लिए हमेशा कौन सा टोकन लेते हैं? आइडेंटिफायर। क्या आपको आइडेंटिफायर बनाना आता है? नाम बनाना आता है? नाम बनाने के कुछ नियम है। वो पहला नियम है कि कोई भी नाम 3 चीजों से मिलकर बनता है, अल्फाबेट, नंबर, अंडरस्कोर। नियम 2, कोई भी नाम की शुरुआत नंबर से नहीं करेंगे। रूल नंबर 3, स्पेस अलाउड नहीं है। रूल नंबर 4, कीवर्ड को नाम की तरह काम में नहीं ले सकते। रूल नंबर 5, किसी भी नाम की अधिकतम लंबाई 31 अक्षर। और रूल नंबर 6 कि साहब हमारा जो नाम है उसमें अंडरस्कोर वाले जो नाम है वो नहीं लो तो ज्यादा अच्छा है, वो कंपाइलर यूज करता है जनरली। तो क्या आपको आइडेंटिफायर के बारे में सब कुछ पता है? दूसरा, हमें कौन सी जानकारी देनी है? डाटा टाइप के लिए आप लोग यूज करोगे कीवर्ड। क्या यूज करोगे? आप कीवर्ड लिख दो, वो समझ जाएगा। जैसे कि कीवर्ड क्या क्या होता है? वॉइड, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, ये टाइप है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको पढ़ाता हूं डेटा टाइप। पहले ये वाला एक्सप्लेन कर दूं आपको, साथ साथ बोलिए। डेटा टाइप, यह डेटा टाइप वेरिएबल के लिए 2 जानकारी देता है। कितनी जानकारी देता है? जिसमें से पहले जानकारी है साइज। क्या है?
डेटा टाइप लिखते ही साइज समझ में आ जाएगी कि कितने साइज का वेरिएबल बनाना है ना। चलिए मैं साइज लिख देता हूं, बोल लो वॉइड की साइज कितनी है 0 बाइट, कैर की साइज, इंट की साइज, फ्लोट की साइज, डबल की साइज। तो जैसे ही आप लोग लिखते हो इंट तो हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि कितने बाइट की जगह लेनी है। रैम तो बहुत बड़ी है, उसमें जाकर कितनी जगह लूं मैं 2 बाइट। तो डेटा टाइप ही आपको क्या बताता है, साइज। दूसरा ये बताता है टाइप, क्या बताता है कि आपको किस तरह की वैल्यू डालनी है इसमें, वेरिएबल में। वेरिएबल में आपको किस तरह की वैल्यू डालनी है, टाइप बहुत मायने रखता है ना। तो टाइप पता होगा तो आपको सब कुछ खेल हो जाएगा। देखिएगा जैसे कि मैंने लिखा टाइप इंट, इसका मतलब वेरिएबल में क्या घुसेगा, इंटीजर। ये देखिए दोस्तों, एक छोटू सा एग्जांपल देता हूं। नाम मैंने रखा ए, क्या नाम रखा, फिर मैंने लिखा इंट, क्या लिखा मैंने। तो बताइए यहां पर वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल कितनी बाइट का बनेगा, 2 बाइट का बनेगा। इसका टाइप क्या रह जाएगा, इंटीजर। तो साइज तो समझ में आ गई। कल को मैंने गलती से यहां पर 5.2 डाल दिया, क्या डाल दिया, तो हमारा कंपाइलर कहेगा भैया इसका टाइप तो क्या है, इसका टाइप क्या है, डबल। तो वो यहां पर क्या करेगा, टाइप कास्टिंग, क्या करेगा। तो 5.2 का वो इंटीजर बनाकर किस में ठूस देगा, ए में। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी, 5। तो टाइप नहीं होता तो कंपाइलर इसको हैंडल ही नहीं कर पाता, है ना। और ये चीज कहलाती है टाइप लूज। क्या कहलाती है, हम लोग कहते हैं सी का टाइप लूज है, ढीला टाइप है। जावा टाइप स्ट्रिक्ट होती है, क्या होती है। अगर आपने ये सी में लिखा तो सी कहता ठीक है बेचारे की गलती हो गई, डबल को किस में डाल रहा है, इंट में, तो वो कहता ठीक है मैं कन्वर्ट कर लूंगा। जावा कहता है सॉरी शक्तिमान, क्या कहता है। जावा के अंदर सेम लाइन अगर मैं लिखता हूं तो जावा इसको क्या मानता है, एरर। वो कहता है कि भाई माथा खराब है तेरा, किसने जावा चलाई है। तो जावा जब लैपटॉप पर चलाओ तो उसका वॉल्यूम तेज रखना, कई बार तो इसमें से आती है आवाज, माथा खराब है, डबल कैसे घुसेगा तेरे, आती है। एटीएम से भी आती है, जब एटीएम में अकाउंट में 2000 रुपए होते हो, 3000 का विड्रॉल करते हो, तो धीरे से आवाज आती है, धक्को देर बाहर काढ़ी नहीं। अब ये जो प्रॉपर्टी है ध्यान से सुनना, यही समझना है। ये प्रॉपर्टी कहती भैया कुल मिलाकर अपना काम चल जाए। जावा कहता है ऐसा करोगे तो आपकी वैल्यू जब आधी जा रही है तो फिर सही आंसर मैं कैसे दूंगा। तो इस विशेषता को कहते हैं टाइप स्ट्रिक्ट। क्या कहते हैं, और ये कहलाता है टाइप लूज। क्या कहलाता है, तो साथ साथ बोलिए, नोट बहुत प्यारा नोट है, लैंग्वेज में आता है, साथ साथ बोलिए। सी एक टाइप लूज लैंग्वेज है। पाइथन कहती है यार ये तो फिर अलग ही मामला चल रहा है। सी कहती है मैं काम चला लूंगा, जाऊं कहता है। पाइथन कहती है मैं तो माथाफोड़ी खत्म कर देता हूं। पाइथन कहता है टाइप का लफड़ा नहीं रखेंगे अपन। पाइथन का ये कहना है कि भाई अपने पास लफड़ा क्यों चाहिए। वो कहता है ए लिखो, क्या लिखो। अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो इसका टाइप खुद ब खुद क्या मान लेगा, डबल। और अगले ही क्षण अगर आपने ऐसा लिखा तो वो उसका टाइप बदल के इंट कर देगा। तो पाइथन उल्टा काम करती है। पाइथन ये कहती है कि आप टाइप मत लिखो, टाइप मैं लिख दूंगी, आप बस अपनी वैल्यू लिख लो, आपको वैल्यू से मतलब है, टाइप मेरे ऊपर छोड़ दो यार, मैं तय करूंगा टाइप क्या होगा, हाँ या ना। जबकि सी कहता है कि नहीं भैया टाइप यूजर ने जो लिखा वही चलेगा। जावा कहता है कि भाई का दिमाग खराब चल रहा है, मैं तो नहीं कर रहा। तो ये पूरा का पूरा टाइप का कंसेप्ट है कि आपको तीनों लैंग्वेज में समझ में आ गया। सी कहता है मैं काम चला लूंगा, कोई बात नहीं, वैल्यू गिर रही तो गिरने दो, क्या पता यूजर की इच्छा है, क्या पता यूजर यही चाहता हो। सी ये सोचती है। जावा कहता है नहीं, अपना बिल्कुल स्टिक चलना है, बिल्कुल कोई लीनियरिटी नहीं है, नहीं तो नहीं। पाइथन कहती है जैसी वैल्यू जैसा देश वैसा बेस। वैल्यू अगर आई डबल तो अपन डबल बनवा लेंगे, इंट आई तो अपन इंट बनवा लेंगे। तो इससे कहते हैं डायनामिक टाइप। क्या कहते हैं, क्या आपको तीनों लैंग्वेज के बारे में समझ में आए, क्योंकि तीनों ही अपने सिलेबस में चल रही है और टाइप ही सब कुछ डिसाइड करता है, डेटा टाइप ही। तो साइज को लेकर कोई लफड़ा नहीं है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग साइजेस हो सकती है,
टाइप को लेकर जो लफड़ा चल रहा है वो एक तो ये है, साथ साथ में एक और लिखेंगे जावा के लिए, साथ साथ बोलो जावा, जावा टाइप स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट की स्पेलिंग क्या लिखते हैं हम लोग, यही लिखते हैं, ये सही है, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। और एक और लिखेंगे, बोलो पाइथन, पाइथन में टाइप या डायनामिक टाइप, पाइथन बोलो डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। तो सी सी प्लस प्लस दोनों भाई है, ठीक है ना, जैसा सी में वैसा सी प्लस प्लस में है, और ये है पाइथन। तो बताइए सी में मैंने लिखा कि टाइप क्या रहेगा, ए का इंटीजर, ठूस क्या रहा हूं मैं, तो बताइए ए की वैल्यू क्या सेट करेगा सी, सी प्लस प्लस में लिख दूं, ये की बात है, क्या सेट करेगा। यही चीज अगर मैं जावा में लिखता तो जावा क्या देता, और पाइथन में तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो पाइथन खुद ब खुद ए बनाकर उसमें क्या ठूस देता, और इसका टाइप वो क्या कर देता, डबल, इंटरनली वो डबल कर देता, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। क्या चीज, नहीं, टाइप हमारे हाथ में है ही नहीं, नहीं आप पाइथन छोड़ दो, अभी मान के चलो कि पाइथन में टाइप है ही नहीं, मात्र वर्ड खत्म कर दी, क्योंकि मात्र वर्ड यही हो रही थी। तो बताइए डेटा टाइप आपको क्या क्या चीज समझाता है, साइज और टाइप, साइज और टाइप समझाता है, ठीक है ना भाई। चलिए अब बताइए डेटा टाइप कौन कौन से हैं दोस्तों, उसका आपको साइज बतानी है और टाइप बताना है। सबसे पहले कौन आता है, वॉइड की साइज कितनी होती है, तो बताइए एक एग्जांपल देता हूं, बताइए ए नाम का वेरिएबल बनने का साइज कितनी रहेगी, मैं कहता हूं मेरे लिए मकान बनाओ, आप लोग अमेरिका से आए हो, साउथ अफ्रीका से आए हो, आप लोग बड़ी शिद्दत से आए हो कि यार किसी अवतार ने बुलाया, क्या पता कुछ हो जाए, आप लोग इतनी दूर से आए हो, बड़ा 2-2 3-3 दिन की जर्नी करके आए हो, आपने पूछा सब मकान बनाना, मैं कहा हाँ बनाना है, साइज क्या प्लॉट की, मैंने कहा 0/0, क्या है प्लॉट की साइज, तो बनाओगे क्या, तो मेरी बात समझिए। तो आप कहोगे सब वॉइड से आप वेरिएबल नहीं बना सकते, तो वॉइड को बनाया क्यों गए, वॉइड को बनाया क्यों गए है? नहीं अब बनेगा नहीं तो ये यूज क्या करेंगे, जब यूज ही नहीं कर सकते, बना ही नहीं सकते, तो फिर कर क्यों रहे हम लोग। सब मैं खाना बना रहा हूं लेकिन बनेगा कभी नहीं, दिखेगा कुछ नहीं, खा नहीं पाओगे, फिर भी मैं बना रहा हूं, तो फिर बनाए क्यों रहे हो, समझिए मेरी बात। तो जनरली हम लोग कहते हैं, साथ साथ बोलो, वॉइड स्पेशल वेरिएबल के साथ काम आएगा। तो पहले वेरिएबल समझ लेंगे, फिर समझेंगे हम लोग स्पेशल वेरिएबल, अभी आप लोग काम में ले नहीं सकता। और इसका टाइप क्या होता है, कुछ नहीं, टाइप क्या होता है। दूसरा कौन है अपने पास में, कैर, कैर लिखने पर हमारे साइज कितनी आती है, और ये किसके लिए सूटेबल होता है, कैरेक्टर के लिए सूटेबल है। अगर आपको कैरेक्टर पकड़ना है तो वेरिएबल का टाइप क्या रखना पड़ेगा, मुझे बताइए। अपन लोग कहते हैं कि अपन को पास में घरों में दूध की बन्नी होती है, 2 बन्ने अपने घर में है, 1 किलो वाली, 1 5 किलो वाली। घर वाले ने बोला कि आज 5 किलो दूध लेके आना है, तो कौन सी बन्नी लेके जाएंगे, 1 किलो दूध लेके आना है, तो जिस तरह का दूध लाना है उस तरह की बन्नी चाहिए होगी, जिस तरह की वैल्यू पकड़नी है उस तरह का टाइप चाहिए होगा। अगर आपको लगता है कि साहब मुझे कोई कैरेक्टर वैल्यू पकड़नी है, तो टाइप क्या रखना, कैर। ये कैरेक्टर वैल्यू के लिए होता है, किसके लिए होता है, कैरेक्टर के लिए सूटेबल है। फिर कौन आता है, कितने बाइट का बनता है, और ये किसके लिए सूटेबल है, इंटीजर। और इंटीजर कितने होते हैं, 3, ऑक्टल, डेसिमल, और अगर आपके पास 3 वैल्यू है, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, उसके लिए टाइप सबसे बढ़िया कौन सा है। फिर अपने पास में कौन है, क्योंकि ये सारे कीवर्ड है, सब स्मॉल में लिखे हुए हैं दोस्तों, ये कितनी बाइट का बनता है, और ये किस वैल्यू के लिए सूटेबल है, फ्लोटिंग वैल्यू के लिए या फ्लोट वैल्यू के लिए। फिर एक कौन होता है, डबल, ये कितने का बनता है, और ये किसके लिए, बोलो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए कोई भी टाइप नहीं है,
सी में, जावा में है, पाइथन में, बस सी में कोई टाइप नहीं है। तो फिर सी में सब स्ट्रिंग के साथ कैसे, अगर किसी को स्ट्रिंग पकड़नी पड़ गई, स्ट्रिंग बोले तो आपका नाम एक स्ट्रिंग ही तो होता है, तो सर वो सी में कैसे पकड़ेंगे? उसके लिए हमें चाहिए होगा एरे। क्या चाहिए होगा? पर हमारे पास कोई टाइप नहीं, तो हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो वो जुगाड़ हम लोग बाद में लगवाएंगे। बाकी मैंने आपको बताया थी सी में कितनी वैल्यू है, 7। साथ साथ याद कर लो, बोलो ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा। अगर दिमाग में आपके लिए 3 वैल्यू है तो तीनों के लिए टाइप कौन सा रखना है? चौथा है फ्लोट वैल्यू। अगर दिमाग में है तो आपको टाइप क्या लेना पड़ेगा? डबल है तो कैरेक्टर, है तो कैर, और स्ट्रिंग है तो एरे। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं अभी कहता हूं, वैल्यू अलग है और टाइप अलग चीज है। वैल्यू जो आपको स्टोर करनी है, टाइप जो साइज बताता है, नक्शा। ये देख ले दोस्त, चलिए मुझे साइजेज निकालनी है। बोलो साइज ऑफ, किसकी साइज चाहिए? वैल्यू की साइज निकालो या टाइप की, डेटा टाइप की? डेटा टाइप की। तो बताइए इसकी साइज कितनी आएगी? अब मुझे बताइए ये कोई डेटा टाइप है या वैल्यू है? इसकी साइज कितनी आएगी? ठीक है, हाँ हाँ जी, शुरू हो जाओ वापस। कौन कौन सी बंद हो गई है? कितनी देर से बंद थी? तब से झपकी मार रहे हो हैं अजय? मुझे बताइए ये डेटा टाइप है या कैरेक्टर कांस्टेंट है? ये कितनी बाइट में स्टोर होता है? क्योंकि ये एक्चुअली में ये स्टोर नहीं हो रहा, 65 स्टोर हो रहा है। पर जब आप इसकी 2 बाइट देखोगे ध्यान से, तो काम की कितनी है केवल? तो जब वेरिएबल बनाओगे तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आपको 2 बाइट में, 1 बाइट में कचरा मिलेगा, 1 बाइट में काम की चीज मिलेगी। आपको जगह बनानी है तो आप कितनी जगह बनाओगे? 1 बाइट की बनाओगे ना, तो कैर 1 बाइट का बनता है। पर कैरेक्टर कांस्टेंट कितनी बाइट का होता है? 2। प्रैक्टिकली आपके सामने। तो बताइए वेरिएबल बनाने के लिए दोस्त वापस याद कर लो, क्योंकि ये चीज समझ गए, और यही चीज अपनी सबसे कमजोर रहती है हर स्टूडेंट की। इसीलिए हमारा हाथ थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होता कोडिंग में। तो वापस देखिएगा दोस्त, किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए कम से कम कितनी जानकारी जरूरी है? नाम को लेकर कोई डाउट नहीं है। नाम आप लोग तय करिए जो आपको चाहिए, और नाम बनाने के रूल आपको याद होंगे, नहीं तो मुझसे पूछ ले। फिर दूसरी चीज क्या बताना जरूरी है? डेटा टाइप। डेटा टाइप आप जब लिखते हो तो उससे कितनी चीजें पता चलती है? 2। क्या क्या? टाइप का फायदा यह हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, ऐसा करूं तो क्या होगा, और ऐसा करूं तो क्या होगा। पाइथन में, जावा में और इसमें, इन दोनों को भी भूल भी जाए तो कम से कम सी में और C++ में आपको फायदा मिल जाएगा कि बिना टाइप के आप लोग वैल्यू तय नहीं कर पा रहे थे कि ये वैल्यू क्या पकड़ेगा, है ना? जब आपको पता है कि ए का टाइप इंटीजर वैल्यू के लिए पकड़ने के लिए है, 1 लीटर की बन्नी बनाई है, 5 लीटर दूध डालोगे तो पकड़ेगा तो 1 लीटर ही, वो 4 लीटर गिरा देगा वो। जैसे यहां उसने 0.7 को गिरा दिया। तो टाइप आपकी बहुत हेल्प करता है। चलिए, क्या आपको ये सेकंड वाला टॉपिक समझ में आ गया? नाम के बाद में डेटा टाइप। अब आता है कौन सा? स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बोलो, स्टोरेज क्लासेस के लिए कीवर्ड लिखेंगे। 4 कीवर्ड है। बोलो, ऑटो, स्टैटिक, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न। दो समझा रहा हूं अभी वर्बली, इसको मैं प्रॉपरली पढ़ाऊंगा क्योंकि एग्जाम में यही छपता है। बोलो, ऑटो लिखने पर वेरिएबल रैम में बनेगा। रजिस्टर लिखने पर वेरिएबल कहां बनेगा? सिंपल है। तो आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी क्योंकि अपने पास 2 प्लॉट है, एक का नाम रैम है, एक का नाम रजिस्टर है। तो जिसको रैम में बनवाना है तो वो क्या लिख देगा? ऑटो। और जिसको रजिस्टर में बनवाना है तो वेरिएबल को हम लोग 2 जगह बना सकते हो। तो जहां भी बनवाना चाहते हो उसके लिए आप लोगों को पता है कि क्या लिखना है। स्टोरेज क्लास बतानी है,
प्लॉट का नंबर बताना साहब, कौन से प्लॉट पर बनाना चाहते हैं आप लोग। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बाद में, क्योंकि आप लोग फट से पूछ लोगे सर रजिस्टर बनाने का फायदा क्या, ऑटो का घाटा क्या, या स्टैटिक क्यों आया है या एक्सटेंड क्यों है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। ये अभी इसके बिना हम लोग काम चला सकते हैं इसलिए। फिर बोलो अगला कौन सा है, साइन स्पेसिफायर। ये बताता है कि वैल्यू साइन के साथ पकड़नी है या बिना साइन के पकड़नी है। ये आपको बताता है कि वैल्यू आपको कैसे पकड़नी है, साइन वाली वैल्यू या बिना साइन की वैल्यू। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे साइन स्पेसिफायर। क्या लिखेंगे, जैसे आप लोग मकान के लिए बताते हो ना, ये रेजिडेंशियल है कमर्शियल है तो बताते हो ना, वैसे ये बताता साइन वाला। बोलो साइन स्पेसिफायर, साइन स्पेसिफायर यह तय करता है कि वैल्यू को साइन के साथ या साइन के बिना स्टोर करना है। आपको यहां पर यह तय कर सकते हो कि मुझे साइन के साथ वैल्यू पटकनी है या बिना साइन के साथ, है ना भाई। मैंने कहा भूल के क्या लिया, साइन के साथ स्टोर करना है। चलिए गणित का तो आपका पता नहीं, लेकिन मैं आपको सी सिखा सकता हूं। सी में आपके पास जो भी नंबर है, क्या है, जो भी नंबर है वो दो तरह के नंबर है, इंटीजर और रियल। ध्यान से सुनना, सी में कितने तरह के नंबर है, इंटीजर और रियल। कितने टाइप के हैं, फ्लोट और डबल। इंटीजर कितने टाइप का है, कौन कौन सा, बोलो। डेसिमल भी दो तरह का है, साइन वाला, बिना साइन वाला। तो पहले ये सीख लेते हैं, सब नंबर कभी बिना साइन के होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई नंबर सुना या देखा जिसके आगे साइन नहीं होता? नहीं, मैं बताता हूं, देखो गणित, ध्यान से सुनना, गणित में भी ये है और ये हमारे लाइफ में भी है। हमारे जीवन में आपके सामने ऐसे बहुत सारे नंबर आए जो ना तो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, खाली वो नंबर है। जैसे कि नंबर 1 ओटीपी। क्या आपके कभी ओटीपी आया है? 4 डिजिट का, 5 का, 6 का, ये 3 ही आते हैं ओटीपी। मुझे ईमानदारी से बताइए, अगर किसी के पास कोई ओटीपी देखा है किसी ने, तो वो पॉजिटिव का था, वो नेगेटिव का नंबर था? नहीं, वो खाली नंबर था। क्या था? वो खाली नंबर था वो। दूसरा, आधार कार्ड सबके पास में है, 12 अंकों का जो संख्या लिखी हुई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? खाली संख्या है। अगर मेरे पास में, अगर आप जिस एरिया में रहते हैं आपको उसका पिन कोड नंबर जरूर याद होगा। जैसे कि यहां का है 30 20 21, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है या बिना साइन का कोई नंबर है? देखो, साइन वाले नंबर वो होते हैं जहां पर हमें पॉजिटिव कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है। बिना साइन के नंबर पर कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता। और लाइफ में हमारे पास बिना साइन के नंबर ज्यादा काम आते हैं, है ना। मेरा क्लाइंट था बाहर का, उसको एक गाड़ियों के लिए एक बनाना था सॉफ्टवेयर, उसका बहुत बड़ा गैराज था। तो वो कहता कि साहब मेरे पास जो गाड़ियां आती है उसके लिए बनाना था। तो मैंने कहा ठीक है बनाएंगे इसके लिए। तो जब हम लोग वो सॉफ्टवेयर बना रहे थे तो मेरी टीम वाले ने पूछा कि सब गाड़ी का नंबर नोट करेंगे? मैं कहा भाई साहब, जो गाड़ी गैरेज में घुसेगी उसका नंबर तो नोट करोगे आप लोग, सॉफ्टवेयर में एंट्री तो करवाओगे नंबर की कि गाड़ी का नंबर क्या है। तो उसने पूछा कि सर वो नंबर मैं कैसा लूं? तो मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मुझे किसी गाड़ी का नंबर नोट करना है, 4 अंकों की संख्या, तो बताइए मैं क्या नंबर लूं, साइन वाला या बिना साइन वाला? क्या मुझे कभी 2 गाड़ी के नंबर जोड़ने पड़ेंगे? क्या कभी ऐसा आपने सुना है कि पापा का आधार कार्ड नंबर प्लस मम्मी का आधार कार्ड नंबर इक्वल टू बच्चे का आधार कार्ड नंबर? क्या आधार कार्ड नंबर कभी जुड़े हैं? पिन कोड जुड़े हैं, ओटीपी को जोड़ा घटाया जाता है। तो जब किसी चीज को जोड़ना घटाना है ही नहीं तो उसके आगे साइन होता भी नहीं। और सॉफ्टवेयर बनाते समय हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि साहब ये जो संख्या उसके आगे कभी साइन नहीं आएगा।
चलो कुछ एग्जाम्पल देखता हूं आपको, साइन एंड साइन जो दुनिया में है वो समझ में आए कि नहीं आए। नंबर 1, बैंक बैलेंस। क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? सबसे ज्यादा वही होता है। पॉजिटिव एक दिन रहता है, बाकी 29 दिन नेगेटिव में चलता रहता है। हाँ है ना? पॉजिटिव मतलब आपके खाते में पैसा, नेगेटिव मतलब आपके खाते में पैसा उल्टा, मतलब लोन चढ़ गया। चलिए दूसरा, फोन नंबर। क्यों आगे प्लस लिखा हुआ ना? बोलो कि वो जरूरी नहीं है कि किसी के आगे वो प्लस हो तो वो प्लस का नंबर है, वो केवल एक चिन्ह है। प्लस तो मेरी गाड़ी के आगे भी लिखा हुआ है, मेरे पास में पड़ोसी में डॉक्टर रहता है उसके आगे भी प्लस लिखा हुआ है, गाड़ी के आगे। वो प्लस कोई नंबर नहीं है दोस्त, वो तो केवल एक चिन्ह है। तो आपके जितने भी फोन नंबर होंगे, अगर मुझे कल को स्टोर करना पड़ गया, क्या करना पड़ गया, तो मैं उसको भैया इंटीजर में स्टोर नहीं करूंगा, मतलब साइन के साथ स्टोर नहीं करूंगा, बिना साइन के साथ स्टोर करूंगा। मुझे वहां सिंबल लेना पड़ेगा। वो क्या लेना पड़ेगा? सिंबल। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल जो होते हैं ना छोटे बच्चे, वो कहते हैं सब प्लस है तो नंबर पॉजिटिव है। तो मैंने कहा फोन नंबर क्या है? फोन नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि उनके आगे सबसे आगे प्लस आता है, पर वो पॉजिटिव नहीं है, वो एक चिन्ह दिखाया गया बस। क्या डॉक्टर सारे पॉजिटिव होते हैं? इंजीनियर के लिए हरा प्लस आता है, क्या वो भी पॉजिटिव चल रहा है? नहीं ना। तो खाली प्लस देख के कोई नहीं बोलेगा कि साहब ये पॉजिटिव नंबर है। इसको बोलना साहब ये नंबर है, लेकिन इसको कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो वो नंबर आपका अनसाइंड होता है। अनसाइन का फायदा यही है कि उस पर कैलकुलेशन करवा ही नहीं सकते हम लोग। नहीं, कैलकुलेशन नहीं करवा सकते। मतलब कभी भी आप ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाओगे जहां पर दो आधा का नंबर को जोड़कर तीसरा निकालना पड़ेगा। आपको आधा का नंबर काटना, सीधा स्टोर करना, खत्म बात। जैसे कि कर सकते हैं, पर वो आपका गणित के हिसाब से आंसर नहीं देगा, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा छोड़ के चलेंगे। इसलिए आपको कभी किताब में या किसी टीचर ने पढ़ाया नहीं कि हमारे पास जब वेरिएबल बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है, साइन स्पेसिफायर। क्या होता है? मुझे बताइए, हम जो वेरिएबल बनाना चाहते हैं, एग्जांपल यही दे देता हूं मैं आपको, बोलो साइन स्पेसिफायर, साइन बताने वाला, साइन को स्पेसिफाई करने वाला, दो शब्द है, साइंड, साइंड, अनसाइंड। साइंड और एग्जाम्पल देखिएगा दोस्त, वेरिएबल का नाम क्या रखा मैंने, टाइप क्या रखा, तो मारो गोली, मैंने क्या लिख दिया, केवल साइंड। क्या लिख दिया मैंने? तो बताइए ये वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा? खाली वैल्यू विदाउट साइन या विथ साइन? और अगर कभी दोस्त आपको ऐसा मिल जाए अनसाइंड, क्या मिल जाए, बी, तो वेरिएबल का नाम क्या दोस्तों, अनसाइंड लिखा है, इसका मतलब स्टोर ओनली वैल्यू, जिसको आप लोग गणित में कहते हो मैग्नीट्यूड। क्या कहते हो? गणित में जब आप लोग कोई नंबर देखते हो ना, आप कहते हो ना सब, इसके नंबर के दो भाग होते हैं, पहला कहलाता है साइन और दूसरा कहलाता है मैग्नीट्यूड। जैसे आप कहते हो -3 + 2, तो मैग्नीट्यूड आपका ये होता है और ये होता है। क्या गणित में कभी माइनस हो बिना साइन के नंबर पढ़े आपने? पढ़े, मैं आपको याद करवाता हूं, वो याद नहीं आ रहे हैं। लो, गणित की बात कर रहा हूं दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूं? तो क्या गणित में कभी आपने ऐसा लिखा है? बताइए इसका आंसर क्या है, प्लस का या माइनस का? अरे खाली 3 बिना साइन का। अगर जिसने भी, मैं ये नहीं कहता हूं, आप में से कई लोग आर्ट्स वाले होंगे, कौन से होंगे, उन्होंने कभी नहीं पढ़ने का काम मिला है, पर आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है? इसको कहते हैं मोड। क्या कहते हैं? पढ़ा है? जब किसी भी नंबर के आगे ये डंडी आ जाती है तो खाली उसका मैग्नीट्यूड बचता है, साइन हट जाता है। ये पॉजिटिव नंबर नहीं है दोस्त, ये प्लस का 3 नहीं है, ये खाली 3 है। गणित में भी हम लोग कई बार ऐसी इक्वेशन आती है, समीकरण आते हैं जहां हमें खाली एक नंबर चाहिए होता है, तो गणित में हम लोग इसका यूज करते हैं, मोड का। जितने लोगों ने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना, जिसने जो पहली बार सुन रहा है वो ध्यान से सुनना। गणित में मैं कहता हूं कि मुझे ये देखो, ये प्लस का 3 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आता है। तो कई स्टूडेंट कहते हैं साहब ये प्लस का 3 है, मैं कहता हूं प्लस कैसे हुआ,
प्लस तो होता ही नहीं है, ये सिर्फ साइन हटाता है। यहां पर हमारे गणित में नियम है, अगर कुछ नहीं लिखे तो क्या माना जाता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को ये क्या बना देगा, केवल नंबर। तो गणित में भी ऐसा होता है दोस्त, हो सकता है आपने नहीं पढ़ी, वो बात अलग है, तो साथ साथ दोहराइए। ये क्या स्टोर करेगा, ओनली वैल्यू। गणित के हिसाब से इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो बताइए किसी भी वेरिएबल बनाने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए, कम से कम 4। पहली क्या चाहिए दोस्त, नाम, आप लोग तय कर लेना। दूसरा क्या चाहिए, टाइप, आप लोग तय कर लेना। तीसरा क्या चाहिए, स्टोरी क्लास क्या बताती है, लोकेशन। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे इसमें क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा लग रहे हैं, तो इसको हम लोग छोड़ रहे हैं अभी। और साइन स्पेसिफायर, आप कोई भी स्पेसिफायर लगा दो। तो अगर आपको स्पेसिफायर लगाना है तो आप लोग कौन सा शब्द यूज करोगे, 2 कीवर्ड है, दोनों में से कोई भी एक चिपका देना। एक तो है साइंड, अगर आपको साइन के साथ वैल्यू पकड़नी है तो साइन, और बिना साइन के साथ वैल्यू पकड़नी है तो। यह है वेरिएबल बनाने का तरीका। हाँ बोलो, इसको निकालने का, सॉल्व करने का तरीका है ना, बोलिए। कुछ दिन बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ई को हम लोग लिखते हैं ई एक्स पी, क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंट। कोई कहता है साहब मुझे log 10 53 चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा, मैं कुछ दिन बाद में क्या पढ़ाऊंगा, जहां पर हम लोग लिखते हैं log 1053, वो आंसर बता देगा इसका, मेरा सी आंसर दे देगा इसका। तो गणित की विशेष तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई पावर को सॉल्व करना है, साइन थीटा कॉस थीटा लगाना है, तो आपके लिए कौन सी लाइब्रेरी तैयार है दोस्तों, मैं तो क्या देखना चाहेंगे आप, चलो दिखाते हैं। क्या आपको मैथ दो डिग्री, तो जितना अपन लोग सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ही है। बोलो A10 log एक्सपोनेंट की दिख रहा है क्या, ई एक्स पी, एक्सपोनेंट, ये लॉन्ग के लिए एक्सपोनेंट, ये tan थीटा साइन थीटा, पॉलिनोमियल, लॉन्ग पॉलिनोमियल, पावर, ये एब्सोल्यूट, ये क्या है, एब्सोल्यूट, अनसाइंड। यहां पर मेरे पास में स्क्वायर टी है, पाई की वैल्यू निकाल सकता हूं, पाई की वैल्यू दुगनी निकाल सकता हूं, ये सब कुछ है दोस्त। जितना हम लोग सोच सकते हैं वो सब कुछ है इसमें, उससे ज्यादा ही होगा शायद, सही कह रहे हो आप लोग। टर्बो वाला सॉफ्टवेयर कोई कमजोर नहीं है, लेकिन अभी अपडेट नहीं होने की वजह से आउट हो गया, वरना वो भी तगड़ा है। तो अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कर दी, लाइब्रेरी बना के दे दी कि अगर आपको अच्छा ऐसा चाहिए तो उसके साथ ले चलो। चलिए अब आप लोग लिखना शुरू करेंगे, और राइटिंग समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछोगे। चलिए अब मैं ऑनलाइन वालों से बातें करूंगा। शिव नारायण सिंह, लगता है ये आपने आज ही ज्वाइन किया है दोस्तों। इससे पहले वाली चीज लिख ली दोस्त, ठीक है। जो दुनिया में कुछ इन्फानाइट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, इन्फानाइट कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं प्रैक्टिकली, ये इम्प्रैक्टिकल टॉपिक है। क्या कुछ है ही नहीं तो कैसे कैंसिल करोगे आप लोग कहते हो ना सी का प्रोग्राम इन्फानाइट टाइम चल रहा है, नहीं चलता, वो रैम के अनुसार चलता है, रैम जिस दिन फुल हो जाएगी प्रोग्राम बंद हो जाएगा। चलिए अब जितने दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं, शिव नारायण सिंह, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, आप नए लग रहे हो मुझे, एक मिनट। तो जितने दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं, मैं वापस आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप केवल तभी कमेंट करेंगे जब मैं अपना बोर्ड छोड़ दूं, लिखने के लिए बोलूं, क्योंकि जब मैं लिखने वाला होता हूं तब मैं आपके कमेंट देख नहीं पाता, ठीक है ना। जब मैं लिखने वाला होता हूं तो मैं आपके कमेंट देख नहीं पाता, तो आप अपना कमेंट तभी करेंगे जब मैं आपका बोर्ड छोड़ दूंगा। तो एक बार ये लिखें, जैसे संजू यादव, आपकी प्रॉब्लम मुझे मिल गई है कि साइन वाला समझा देता हूं, ठीक है, समझा दूंगा दोबारा।
अभी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जो आपके सामने बोर्ड पर है दोस्त, उसमें केवल एक ही चीज बताई गई है कि वेरिएबल बनाने के लिए 5 कंपोनेंट दिए जा सकते थे, 4 देना जरूरी है, 5वां ऑप्शनल है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी जो कि ऑप्शनल है। ये वाला कौन सा कह रहा हूं, अतिरिक्त जानकारी अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, क्योंकि अभी जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो हम लोग इसको छोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल है हमारे पास में यहाँ पर। तो अगर आपको कहीं साफ साफ नजर ना आए तो आप लोग मुझे टोकिए, ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक है। यहां जो जानकारी होती है उसे अतिरिक्त जानकारी कहते हैं। हमें अपनी मुख्य जानकारी में तकलीफ हो रही है, तो अतिरिक्त में तो और भी ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए इसको बाद में कर ले, क्योंकि मुख्य समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुख्य आ जाएगा तो अतिरिक्त भी समझ में आ जाएगा। और कोई ऐसा शब्द जो आपको नहीं समझ में आए दोबारा पूछ सकते हैं। एडिशन के नीचे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये एडिशन के नीचे, एडिशनल के नीचे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, सूचना। आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं अतिरिक्त जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी, फलाना ढिमका। राजस्थान में लिखना चाहे तो लिखे। हाँ, अब पूछिए क्या पूछ रहे हो। नहीं, मेमोरी पेज फॉल्ट, जब किसी चीज को रैम में जगह नहीं मिलती तो पेज फॉल्ट का इश्यू आता है। स्टैक ओवरफ्लो की तब आएगी जब हम लोग स्टैक मेमोरी में काम कर रहे होंगे। तो रैम जब समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि रैम का आर्किटेक्चर कैसा होता है। जब आप लोग पढ़ोगे ना ओएस, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि रैम के अंदर जब डाटा रखते हैं तो ऐसे ही नहीं कि कुछ भी करके पटक दो, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। रेंज अपन निकाल के दिखाएंगे आपको, और बताऊं इससे अच्छा कि आप लोग खुद निकालना सीख जाए रेंज। अपन सीखेंगे रेंज निकालना। तो अभी अपना ध्यान रहेगा वेरिएबल बनाने पर, उसके बाद में रेंज वगैरह जो एक्स्ट्रा चीजें वो कर लेंगे अपन। क्या सभी ने नोट डाउन कर लिया? तो जो लोग कर चुके हैं नोट डाउन, तो वो मेरे साथ साथ दोहराते रहिए कि किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए कम से कम 4 जानकारी देना जरूरी है। 5वीं जानकारी अतिरिक्त है, वैकल्पिक है, छोड़ सकते हैं। वो 4 जानकारी जो जरूरी है उसको याद रख लो। नंबर 1 पर नाम, दूसरा डेटा टाइप, तीसरा, चौथा साइन। नाम हम लोग बनाएंगे, और हम लोग जो चीज बनाते हैं वो आइडेंटिफायर होता है। जो चीज पहले से बनी बनाई है वो कीवर्ड है। पता नहीं, मैंने भी बहुत सोचा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है क्या है, पर आज नहीं समझ में आई। तो हो सकता है कि जब ये आपको पूरा बनाना सिखा दूं तब मैं बता दूं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। ये गाड़ी घुमा देंगे आप लोग, मैं जानता हूं। और बताइए कितने दोस्त लिख रहे हैं? लिख लिया? एक प्राणी बच गए, वो अपने दोस्त की मदद लेंगे। अब लिखेंगे डेटा टाइप। आइडेंटिफायर मैं पढ़ा चुका हूं, रूल आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो मैंने अभी आपको याद करवाए थे कि आइडेंटिफायर 3 चीजों से मिलकर बन सकता है, अल्फाबेट, नंबर और अंडरस्कोर। ठीक है ना? वो रूल याद कर लेगा। डेटा टाइप आपके सामने आज पहली बार आया है। डेटा टाइप डेटा का प्रकार बताता है। डेटा टाइप वेरिएबल के लिए 2 जानकारी देगा, साइज बता देगा और टाइप। तो अभी आप लोगों को अगर किसी भी दोस्त को ऑनलाइन ऑफलाइन डेटा टाइप में कोई दिक्कत है तो आप लोग इसका दोबारा पढ़ सकते हैं। अब जितनी बार बोलोगे उतनी बार मैं पढ़ा दूंगा, पर यह चीज छोड़ना नहीं दोस्त, क्योंकि कॉलेज में ये चीज मिस होती है। किताबों में भी ये चीज पूरी प्रॉपर नहीं दे रखी है, तकलीफ आएगी।
सी कैसी लैंग्वेज है, टाइप स्ट्रिक्ट है या टाइप लूज है? ये टाइप को एडजस्ट कर लेती है। लूज लूज का मतलब है एडजस्टमेंट कर लेती है। वो ये व्यक्ति है जो टैक्सी में कैसे भी बैठ जाता है, एडजस्ट कर ले, आगे पीछे हो ले भाई। लेकिन जावा बिल्कुल एडजस्ट नहीं करता। जावा कहता है हाँ नहीं बैठे। जावा टाइप स्ट्रिक्ट है क्योंकि जावा को लगता है कि वैल्यू लॉस हो जाएगी। जावा को लगता है कि ये देखो, जावा कहता है कि 5.7 जब स्टोर कर रहे हो और जब खाली 5 स्टोर हो रहा है तो भाई तेरा आंसर गलत आएगा। जावा कहता नहीं करने दूंगा। सी कहता है तू जाने तेरा काम जाने। सी क्या कहता है? तू जाने तेरा काम। यूजर को सीधा मुंह पर बोलता है। पाइथन कहती है कि भैया मैं तो यूजर के हिसाब से चल रहा हूँ। यूजर जो बोले माई बाप है यूजर। वो जैसा बोले तो मैं इंट बन जाऊं, तू कहे तो मैं फ्लोट बन जाऊं, तू कहे तो मैं इंट डबल बन जाऊं। पाइथन की यही तो बात उसको खास बनाती है, डायनामिक लैंग्वेज है। सी डायनामिक नहीं है। सी में एक बात तय है कि ए इंटीजर है तो पूरे प्रोग्राम में आप ए का टाइप नहीं बदल पाओगे। फिक्स, ये इंटीजर तो इंटीजर। वैल्यू भी इसके हिसाब से घुसेगी। फिर जावा कहता नहीं, वैल्यू लॉस बहुत बड़ी चीज है। जब आंसर ही गलत आ रहा है तो क्या करोगे प्रोग्राम बनवा कर। तो बताइए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी किसमें दिख रही है? पाइथन। पाइथन की ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद है, बहुत काम की प्रॉपर्टी है कि हमें टाइप बताने की जरूरत नहीं, टाइप पाइथन को तय करेगा। इसलिए पाइथन को बहुत सिंपल लैंग्वेज कहा जाता है। कौन सा? अभी मैं स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं, एक बार इसको लिख लेते। अभी और बातें करेंगे। देखो कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना? हटा लूं मैं? सबने लिख लिया ये? और ये तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट रखती है कि जावा में नहीं, पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिक पाइथन खुद अपना टाइप बदल लेती है वैल्यू के हिसाब से, और इसमें टाइप के हिसाब से वैल्यू बदली जाती है। जावा कहता है मामला नहीं बैठेगा, एक जैसा हो तो बैठाओ। यह है टाइप। किस टाइप लिखने पर कितनी साइज बताई जाएगी और टाइप क्या बताया जाएगा। ये दोनों एक ही फैमिली से है ना भाई? ये दोनों एक ही फैमिली ना, सेम फैमिली। और ये दोनों सेम फैमिली, और ये दुनिया से अलग ही चल रहा है, कोई लेना देना नहीं वर्ड। जब स्पेशल वेरिएबल आएंगे तब वर्ड का यूज आएगा समझ में। पर अभी हमारे पास वर्ड से मैं कुछ बना नहीं पाऊंगा आपके लिए, क्योंकि वर्ड से बनाऊंगा तो वेरिएबल बनेंगे ही नहीं। तो डेटा टाइप हमारे पास में 5 है सी में। और पांचों टाइप दो चीज बता के जाएंगे आपको, साइज और टाइप। डबल बताता है कि भाई 8 बाइट का बनाऊंगा मैं और डबल के लिए सूटेबल है। फ्लोट ने साफ साफ कसम खाए रखी है कि मैं अगर मुझे यूज करोगे तो 4 बाइट की जगह ले लूंगा मैं, और फ्लोट के लिए बढ़िया हूं मैं। क्या डेटा टाइप समझ में आ गया? तो जो लोग लिख चुके हैं वो ध्यान से सुनिएगा। डेटा टाइप जब भी हम लोग वेरिएबल के साथ लिखते हैं तो दो चीज हम लोग फाइनल कर रहे होते हैं, साइज और उसका टाइप। साइज जाना जरूरी है, बिना साइज बताए हुए आपको अगर मैं बोलूं कि मेरे लिए पेन लेके आओ, आपको सब कितने पेन, मैं बता ही नहीं रहा हूं, तो आप कितने लाओगे? वैसे ही हमें जब ओएस को जब बताना पड़ेगा, ओएस तुम मेरे लिए वेरिएबल बना, तो ओएस सीधा पूछेगा भाई कितने बाइट का बनाना है, तो बोले भाई इंट लिखा हुआ है, तो समझ जा कितने बाइट का बनाना है। समझ गए मेरी बात? और टाइप आपकी हेल्प करेगा वैल्यू रखने में, कि वैल्यू जब रखी जाएगी तो किस तरह से होगी। क्या डेटा टाइप को लेकर कोई डाउट? अगला देख ले, ये कौन सा है? साइन स्पेसिफायर।
आपको यहां पर यह तय करना पड़ेगा कि वैल्यू को स्टोर करना है या वैल्यू के साथ साइन को भी स्टोर करना है। तनुश्री में समझा नहीं, पहले 2 लेक्चर लगते थे पेपर 2 के, अभी भी 2 ही तो लग रहे हैं लेक्चर। पता नहीं, तो देख लेना तनु, पढ़ लो, कहीं से पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है। देखो बैचेस को लेकर अगर किसी के पास सबसे कम जानकारी है इस क्लास में, वो मैं हूं। सच में मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, मैं तो आधी बार नीचे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप यहाँ पर कितने बैचेस मिक्स है। मुझे सिर्फ धक्का देकर अंदर घुसा देते हैं और कहते हैं ये रहा पेन। सीरियसली मुझे नहीं पता, ना ही मुझे वैकेंसी के बारे में कुछ पता होता है कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं। साइन स्पेसिफायर यह तय करता है कि वैल्यू को साइन के साथ या साइन के बिना स्टोर करना है। आप जैसे लिखोगे वो समझ जाएगा कि मैं साइन के साथ पकड़ूंगा या बिना साइन के साथ। पढ़ना बदल दे, पक्का? बताइए। तो 2 ही तरह की वैल्यू, साइन वाली और बिना साइन वाली। उसके लिए हम लोग कैसे बताएंगे वेरिएबल को? तो वेरिएबल बनाते समय लिख दो साइन, तो वो समझ जाएगा कि मुझे साइन के साथ वैल्यू पकड़नी है। और आगे आपने लिख दिया अनसाइंड, तो वो समझ जाएगा बिना साइन के वैल्यू पकड़नी है। तो साइन बताने के लिए हमें 2 कीवर्ड दे रखे हैं। जैसे ये कीवर्ड लिखोगे तो वेरिएबल समझ जाएगा कि उसको साइन के साथ वैल्यू पकड़नी है या बिना साइन के वैल्यू पकड़नी है। कोई बात नहीं। क्षमता कुमार, मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग लिखते हैं साइंड ए तो स्टोर वैल्यू विथ साइन, और अगर आप लोग लिखते हैं अनसाइंड बी तो स्टोर ओनली वैल्यू। तो बताइए, अगर मैं ओटीपी के लिए बनाऊं, किसके लिए? तो मुझे बताइए ओटीपी के लिए मैं उसका आगे क्या लिखूंगा? और मान लो कोई वेरिएबल बना रहा हूं बैलेंस, क्या बना रहा हूं? साइन। क्या मैं आपको वेरिएबल बनाना सिखाऊं? चलिए वेरिएबल बनाना सिखाते हैं। अब आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। 2 जानकारी मैंने आपको लिए अभी छोड़ रखी है। एक तो कौन सी है? स्टोरेज क्लास, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन 100% फिक्स होता है मेरे हिसाब से। और दूसरा एडिशनल, एडिशनल वैसे हमें चाहिए नहीं। और स्टोरेज क्लास में अगर आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि सब 2 स्टोरेज क्लास है। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं वेरिएबल बनाने की। बताइए दोस्त, वेरिएबल बनाने के लिए कितने आइटम चाहिए? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन या डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को जो डिक्लेयर करते हैं ना उसके एग्जाम्पल देख लो। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, बहुत प्यार से सुनिएगा। 1-2 मैं समझाता हूं, बाकी आपको बताना है। चलिए, मैंने वेरिएबल का नाम लिया है ओटीपी। क्या नाम लिया है? हमें एक ओटीपी स्टोर करना है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा था कि सब यूजर लॉगिन करेगा, ओटीपी पकड़ कर रखना, ओटीपी डालना पड़ेगा, ठीक है, ओटीपी। अब बताइए टाइप क्या रखूं? क्या? नहीं, टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा।
क्या ओटीपी कभी पॉइंटों में आता है? क्या ओटीपी कोई सिंगल अक्षर है? तो ओटीपी क्या लेना चाहिए? इंटीजर लेंगे, हाँ या ना? कैरेक्टर, कैरेक्टर लोगों तो एक ही है। क्या ओटीपी में एक ही अक्षर आता है? क्या कभी ओटीपी में ABCDEFGH देखा है? नहीं। तो आपको जैसे मान लो आप लोग डेवलपर हो, ठीक है ना, तो आप ऐसे, हम लोग ऐसे सोचते हैं ओटीपी के लिए बनाना है तो ओटीपी नाम रख दिया, फिर सोचा ओटीपी क्या पॉइंट में है कि नहीं यार, करेक्टर सिंगल करेक्टर तो है नहीं, फ्लोट में होगा नहीं, इंटीजर ले लेते हैं, बात खत्म। अब बताइए क्लास क्या लूं? कुछ कह रहे हो दोस्त? कैरेक्टर बोले तो कैप्चा, जैसे कि गूगल के लिए ओटीपी आता है, ध्यान से सुनना, गूगल के लिए ओटीपी आता है जी से शुरुआत होती है, याद है आपको? फिर 5 अक्षर का होता है सामान्यता, पर जब आप एंटर करते हो तो जी पहले से लिखा जाता है, आपको केवल ये एंटर करना है। अगर आपके पास कोई ओटीपी की जगह कुछ और आ गया, अल्फाबेट आ गया है ना, तो फिर वो आपका चला जाएगा स्ट्रिंग में, किसे? तो सामान्यतः जो ओटीपी मैं और आप देखते हैं 4 अंकों का या 5 का या 6 अंकों का, सबके पास एसएमएस पड़े हुए हैं, चेक कर लो आप अपने ओटीपी से, कभी ना कभी आपने ओटीपी जरूर देखा होगा, तो वो 4 या 5 अंकों का ही है या 6 अंकों का। तो अभी इसको नॉर्मल ले लेते हैं, अगर आपको विशेष तरह का ओटीपी चाहिए बढ़वा देंगे, पर एक्स्ट्रा पैसा लगेगा 150, पर अभी तो नहीं बनेगा, वो स्ट्रिंग के लिए आएगा, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी जोड़ने पड़ेंगे ना। ये देखिए, अब मुझे बताइए इसको कहां स्टोर करवाऊं, रजिस्टर में या रैम में? अभी रैम में करवाते हैं, अभी रैम में है, तो बताओ क्या लिखूं मैं? ऑटो। बताइए ओटीपी कैसा लेते हैं, साइन या अनसाइंड? ये है दोस्तों वेरिएबल बनाने का सही तरीका। मेरे हिसाब से जब भी आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया है तो आपने ना तो कभी ऑटो लिखा ना कभी साइंड लिखा, हाँ है ना? चलिए कोई एक और कोई चीज बोली जिसके लिए मैं वेरिएबल बनाऊं, कोई एक वैल्यू बोलिए। पासवर्ड के लिए फिर अगेन मुझे अल्फाबेट नंबर और सिंबल चाहिए होंगे, तो स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी और उसके लिए करेक्टर एरे आ जाएगा। कैप्चा के लिए भी अल्फाबेट और नंबर का सिंबल होता है, और कोई बताइए? पिन कोड, पिन कोड के लिए यही चलेगा, सेम टू सेम है, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा लेता हूं। ये है बैलेंस, क्या है ये? बताइए बैलेंस के लिए टाइप अच्छा कौन सा रहेगा, सोच के बताइए। आप जब भी आप अपना अकाउंट चेक करते हो, पैसा आपने दिया होगा लिया होगा, पॉइंट के बाद हमेशा आपको कितनी संख्या मिलती है? 2। तो बताइए कैसा सही रहेगा? फ्लोट। डबल वही लोग बोले जो अंबानी को जानते हैं, जिनकी बात में बहुत बड़ी वैल्यू है, हाँ ठीक है ना। अंबानी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो मैं 100% डबल ही लेता, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। अपने पास 3 डिजिट के ज्यादा पैसा कभी यदा कदा जाता है, 3 डिजिट समझिए आप लोग, 4 में तो बहुत ही कम होता है। तो वो आपकी डिपेंड करता है कि आप बैंक के लिए बना रहे हो किसी यूजर के लिए बना रहे हो, वैसे आपकी इच्छा है, आप डबल ले लो तो भी ओके है, फ्लोट ले लो तो भी ओके है। ये आपकी और मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप सब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अपन लोग क्या तय करें। आपको लगता है सब बैलेंस अपन को लंबा लेना है, ठीक है, आप लोग डबल ले ले, कोई मना नहीं। अब मुझे बताइए इसको कहां बनवाऊं, रैम में बनवा लूं तो क्या लिखूंगा? और आपको क्या लगता है बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव होता है कभी? यस। तो यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे? साइन। इस कदर बनाते हैं वेरिएबल, क्या आप लोग समझिए? तो जब हम लोग प्रॉब्लम पढ़ते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो हमें पता चल जाता है कि हमें वेरिएबल किस तरह का बनाना है। जैसे आप लोग आज धीरे धीरे सीख लो कि देखो कैसे बनते हैं वेरिएबल के नाम। लेकिन दिक्कत यह है कि जब हम लोग कॉलेज में बनाना शुरू करते हैं, तो कॉलेज में आज तक हमें यही सिखाया गया है कि एक वेरिएबल बनाओ ए नाम का, इंटीजर ए। आप बस इतने ही बनाते हो ना, आप किताब में देखोगे तो इतना ही दिखेगा। तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला था वेरिएबल बनाने के लिए जरूरी चीजें कितनी होती है? 4, और आपने कितनी लिखी? अब सावधानी से सुनना, बहुत सावधानी से साथ साथ बोलना, क्योंकि बहुत प्यारा लॉजिक है। बोलो, अगर कोई चीज कंपलसरी है, यूजर उसको छोड़ रहा है,
कंपाइलर भरेगा। अगर कोई चीज जरूरी है, क्या ये चारों भाग जरूरी होते हैं? पर आप कहते हो सर हमने तो दो ही चीज लिखी है, जनरली ऐसे लिखा है, हाँ या ना? तो हमने सब दो ही चीज लिखते हैं किताबों में, यही लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम और टाइप लिखा हुआ, बाकी कभी किसी ने कुछ लिखा नहीं है। तो वो बढ़ कैसे गया? जरूरी था तो लिखना जरूरी होगा ना। तो वापस था दोहराइए, अगर कोई भाग जरूरी है, यूजर छोड़ रहा है, तो कौन भरेगा? कंपाइलर। और कंपाइलर को एक रूल दिया गया है, वो रूल यहां से मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बोलो, अगर यूजर ने डेटा टाइप छोड़ दिया है तो कंपाइलर ऑटोमेटिक क्या चिपका देगा? इंट। यह है डिफॉल्ट डेटा टाइप। क्या है? आप मत लिखो डेटा टाइप, कंपाइलर खुद लिखेगा डेटा टाइप आपके लिए, इंट। अगर आपने स्टोरेज क्लास जैसा हमेशा छोड़ते हुए आए तो कंपाइलर कौन सी स्टोरेज क्लास चिपकाएगा? ऑटो। आपने भी आज तक ये कभी लिखा नहीं, तो इतने दिन तक वो कंपाइलर आपके लिए ये चीज भर रहा था, और वो क्या भर रहा था? साइंड। ये तीनों चीज होती है डिफॉल्ट। क्या होती है? तो इस डायग्राम को बना ले थोड़ा सा और लिख देना नीचे डिफॉल्ट। सीधा क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास किसको माना गया है? ऑटो। डिफॉल्ट साइन स्पेसिफायर किसको माना गया है? साइंड। डिफॉल्ट का मतलब है अगर यूजर छोड़ रहा है तो कौन भरेगा? कंपाइलर। नहीं, जरूरी नहीं है, दिखा दें आपको प्रैक्टिकली। सालो याद रखिएगा, अगर कोई चीज हम लोग जरूरी बोल रहे हैं और मिस कर रहे हैं तो हमारे एवज में कौन भर देगा? जैसे स्कूल जाते समय हमारी फीस जरूरी होती है और हम लोग बनने लायक नहीं थे तो पिताजी भरेंगे, सीधी सी बात है। वैसे यहां पर कौन रोल निभा रहा है? ये वाला कंपाइलर। ठीक है ना? हो सकता है अभी आप लोग फीस आप लोग खुद भर रहे हो, लेकिन बचपन में तो 100% गारंटी, जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो हमारे पेरेंट्स ही जो फीस देते थे, क्योंकि फीस जरूरी है, हम लोग नहीं दे पा रहे तो कौन देगा? पेरेंट्स देगा। यहां पर हर चीज जरूरी है, अगर छोड़ रहे हैं तो कौन भर देगा? कंपाइलर। ये मानते हुए कि आप बोले जी वो गलती हो गई। क्या मैं शुरू करूं? चलिए, ये देखिए दोस्त, बताइए, मैंने केवल इतना लिखा है, बताइए कंपाइलर क्या क्या भरेगा? और यहां क्या भर देगा? तो यहां तक ठीक है? चलिए, मैं जो लिख रहा हूं वो ठीक है, जो मैं छोड़ रहा हूं वो कौन भरेगा? कंपाइलर। चलिए प्रूफ करते हैं इस चीज को। बताइए मैंने क्या क्या लिखा है? नाम लिख दिया और क्लास। क्या क्या चीज छोड़ दी है? डेटा टाइप छोड़ दी मैंने, तो अगर डेटा टाइप मैंने छोड़ दिया और साइज स्पेसिफायर मैंने छोड़ दिया तो कौन भरेगा? साइज स्पेसिफायर को मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, साइज स्पेसिफायर को मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, पर मैं और आप अच्छे से जानते हैं अगर इसका डेटा टाइप इंट निकल गया, क्या निकल गया? तो बताइए एक की साइज क्या होगी? 2। क्या होगी? पता है एक की साइज कितनी है? क्यों बताइए? एक के आगे क्या लिखा हुआ है? इंट लिखा हुआ है। क्या आपको दिख रहा है? किसने लिखा? कंपाइलर ने। तो देखिए, अगर मैं कोई वेरिएबल ऐसे बनाऊं, अगर मैं कोई वेरिएबल दोस्तों ऐसे बनाऊं, ऑटो ए, क्या बनाऊं? तो मैंने क्या क्या छोड़ दिया है? डेटा टाइप छोड़ दिया है, तो कंपाइलर खुद ब खुद क्या चिपका देगा? इंट। और वो क्या चिपका देगा? साइन। बस हमने ये लिखा था, कंपाइलर ये खुद भर देगा, क्योंकि चारों जगह जरूरी होती है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? पक्का? श्योर? चलिए एक और देखते हैं लास्ट, वो समझ में आया कि नहीं आया। और ये दिखने में बड़ा अटपटा सा लगता है, लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऑटो ए नाम का कोई वेरिएबल होता है, वो तो हमें लगता है इंट और फ्लोट ही होते हैं। ये देखिए, ए में वैल्यू असाइन कर दी 5.6, कितनी कर दी दोस्त? कोई बात नहीं, गलती होगी मुझसे, आंसर बता दो ना आप। आंसर क्या आएगा? क्योंकि इसके आगे की स्टोरेज क्लास नहीं,
डाटा टाइप क्या चिपक गया? इंट। इंट चिपक गया तो आंसर 5 आएगा। वो तो नहीं हो पाएगी, वो तो आउट ऑफ रेंज है। नहीं वो तो मैं करवा दूंगा, रेंज वाली बातें मैं करवा दूंगा। अभी किसी दोस्त ने पूछा था साहब रेंज भी लिखवा दो, आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो बताइए क्या इससे प्रूफ नहीं होता कि ए का टाइप क्या इंट है? हाँ या ना? अगर फ्लोट होता तो यहां पर डबल होता तो मैं एलएफ लगाता, पर ये डबल है नहीं दोस्त। जाहिर सी बात है ए इंटीजर ही है, तभी तो एलएफ काम नहीं कर रहा। तो ये प्रूफ हो जाता है कि जब हम लोग चीजें छोड़ते हैं तो कौन बढ़ता है? कंपाइलर। क्या आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए? चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।